दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प फैसला किया है। और वो फैसला यह है कि जो मुकेश अंबानी, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, दुनिया के भी टॉप उद्योगपतियों में से एक हैं, उनके जो बेटे हैं अनंत अंबानी, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है देश में, वन तारा प्रोजेक्ट। उसमें तरह तरह के जीव जंतु और तमाम तरह के इस तरह के चीज़ें जो हैं वहाँ सुरक्षित रखी जाती हैं, उनका रख रखाव होता है वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट है क्या, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शंस या शिकायत या यूं कहा जाए कंप्लेन आया था। और वो था कि पीआईएल एक आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको एक वकील साहब सीआर जया सुकीन और देव शर्मा ने दाखिल किया था। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बारे में एक एसआईटी गठित की थी, और एसआईटी जो गठित की थी वो भी कोई साधारण व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं, बल्कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जो बहुत रिपीटेड जस्टिस हैं, जस्टिस जे चलमेश्वर, उनकी अध्यक्षता में, उसमें तेलंगाना और उत्तराखंड में न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके, यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दीज टू कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, उनके मुख्य न्यायाधीश थे और कुछ अन्य अधिकारी सदस्यगण थे। अब ये जो घटना है वो 25 अगस्त को एसआईटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, 25 तारीख अगस्त की। और इसके बाद 12 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट भी दाखिल हो गई। यानी 25 अगस्त को एसआईटी बनती है और 12 सितंबर को एसआईटी रिपोर्ट सबमिट होती है, और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वन तारा को, उस प्रोजेक्ट को पूरा क्लीन चिट दिया है। 20 दिनों के अंदर, यानी कुल मिलाकर 20 दिनों के अंदर न्याय की पूरी जो प्रगति है, या बुलेट ट्रेन की तरह जो न्याय चला है और न्याय की प्रक्रिया चली है, वो कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि न्याय त्वरित होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि न्याय अगर विलंबित होता है तो वो न्याय नहीं रह जाता है। तो ऐसा भी हमेशा दुनिया भर की कोर्ट्स में दुनिया भर के न्यायविद कहते हैं, अगर किसी मामले में लंबे समय तक लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो ये न्याय क्या है, ये सवाल खड़ा किया जाता है न्याय की प्रक्रिया पर। तो ऐसे में अगर वन तारा, जो मुकेश अंबानी जी के बेटे का प्रोजेक्ट है, और बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, बहुत उसमें धन खर्च हुआ है, जाहिर है बड़े बड़े लोग गए हैं वहाँ, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, मीडिया की सारी बड़े बड़े मीडिया घरानों के लोग गए हैं, और काफ़ी उस पर लिखा, काफ़ी बोला और काफ़ी दिखाया जा चुका है। हम वन तारा के गुण दोष पर बात नहीं करेंगे और न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के गुण दोष पर बात करेंगे। आज हम एक दूसरा पहलू आज इस विषय में उठा रहे हैं, और वो है न्याय की प्रक्रिया। न्याय की प्रक्रिया देखिए कितनी तीव्र गति से चली है। आप कल्पना कीजिए कि अगस्त महीने की 25 अगस्त को शुरू होता है सारा का सारा सिलसिला, और 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ जाता है, क्लियर हो जाता है, वन तारा को क्लीन चिट मिल जाती है उस एसआईटी रिपोर्ट के रोशनी में। तो ये काबिले तारीफ है कि इतनी जल्दी न्याय मिला मुकेश अंबानी जी के बेटे के प्रोजेक्ट को। अब सवाल उठता है कि ये क्या भारत के आम नागरिक को, भारत के साधारण लोगों को, किसान को, मजदूर को, प्रोफेशनल्स को, क्या ऐसा न्याय मिल पाता है? कम से कम हमने नहीं देखा है, बहुत कम ऐसा हुआ है। कुछ एक मामलों में हमने देखा है कि जो बहुत ताकतवर और बहुत ही चर्चा में रहने वाले लोग हैं, उनको भी कई बार जमानतें जल्दी मिल जाती हैं तत्काल, कई बार ऑल ऑफ सडन सुनवाई हो जाती है और सब कुछ हो जाता है कोई बड़े मामले में। लेकिन बहुत सारे लोगों को 5-5 साल तक जेल में रहना पड़ता है, 4 साल 5 साल जमानत ही नहीं मिलती है। अब उदाहरण के तौर पे अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पुराने एक शोध छात्र जो पीएचडी हो कर चुके हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई आज तक मामला प्रूव नहीं हुआ, एक भी आरोप उन पर प्रूव नहीं हुआ। उनका नाम है उमर खालिद, और उन्होंने ट्राइबल्स पर पीएचडी की है, झारखंड के ट्राइबल्स पर। लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ चूंकि मीडिया में काफ़ी चलाया गया, खासकर उस मीडिया में जिसको टीवीपुरम कहते हैं, और बिल्कुल बहस रिपोर्ट उस लड़के के बारे में
अखबारों में छापी गई कि वो इस तरह का है, उस तरह का है, जबकि जिन लोगों ने उनको उनके साथ पढ़ाई की है, जो लोग उनको पीएचडी कराए हैं, जो उसके गाइड हैं, और वे सारे लोग अलग अलग मजहब, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं। अगर उनसे आप बात कीजिए तो पता चला कि वो तो बहुत ही शरीफ, बहुत ही समझदार, बहुत ही विद्वान किस्म का लड़का है। लेकिन उस उमर खालिद को देश में मीडिया ट्रायल ऐसा हुआ, मीडिया कहना ठीक नहीं है, आप उसको गोदी मीडिया कह लीजिए, टीवी पुरम कह लीजिए, ऐसा ट्रायल हुआ कि उसको अपराधी की तरह पेश कर दिया गया। और आप देख लीजिए, उमर खालिद ही नहीं, उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा खातून, खालिद सैफी और झारखंड में के रुपेश कुमार सिंह, ऐसे अनेक नाम मैं ले सकता हूं जिनको जमानत ही नहीं मिलती। जब रुपेश कुमार सिंह एक जर्नलिस्ट है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, और नहीं मिलती, उन पर आरोप हो जाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं। कहीं कभी कभी होता है कि दंगा उन्होंने कराया, कभी कहता है कि वो देशद्रोही है, कभी कहता है कि ये तो विध्वंसक गतिविधियों में शामिल थे। पता चला कि उसमें सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने कभी कोई उनके खिलाफ कोई मामला नहीं रहा है, कभी उन्होंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। आप कल्पना कीजिए कि इस लोकतांत्रिक मुल्क में 4 साल 5 साल लोग विचाराधीन कैदी के रूप में बिना, आप कोई मामला ही नहीं, कोई उनके खिलाफ कोई पुलिस कोई सबूत नहीं ला सकी है, और वो लोग जेल में बंद है सिर्फ इसलिए कि उनको बेल नहीं मिली। और बेल का भी जो उनका एप्लीकेशन है, बेल का भी जो याचिका दायर करते हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में इधर से उधर घूमती रहती है वो याचिका, और एक जगह से खारिज होती है, फिर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से वापस होती है, फिर तीसरी जगह जाती है, और अल्टीमेटली वहां भी खारिज हो जाती है। अब वो पता नहीं क्या ये मामला है। इसके अलावा दोस्तों, आप देख लीजिए, अपने देश में ही एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, देश के जाने माने इंटेलेक्चुअल, और माफ कीजिएगा मैं ठीक से नहीं बोल पाया, देश के नहीं, इंटरनेशनली रिप्यूटेड इंटेलेक्चुअल, और उनका नाम है प्रोफेसर आनंद तेल तुमड़े। आनंद तेल तुमड़े कोई मामूली आदमी नहीं है। भारत के संविधान के निर्माताओं में से एक, सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत रत्न, ये उनके रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके खानदान से इनका रिश्ता है। अंबेडकर साहब के खानदान में ही इनकी शादी हुई है, और बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है। कई किताबें हैं, और देश में नहीं विदेश के प्रकाशनों से छपी हैं। लेकिन उन आनंद तेल तुमड़े को कई साल जेल में रहना पड़ा। उनको भीमा कोरेगांव मामले में फंसाया गया था, बड़ी मुश्किल से जमानत मिली। अब आप देख लीजिए, ये तो बड़े लोगों की बात मैंने की। अब आप देख लीजिए कि भारत में नवंबर 2024 तक जो आंकड़ा मुझे मिला है, 2024 तक भारत की जेलों में 3,77,310 लोग बंद हैं। 2024 के नवंबर महीने तक भारत में 3,77,310 लोग ऐसे बंद हैं जो विचाराधीन कैदी हैं, यानी जिनकी सजा नहीं हुई है, जिन पर कोई मामला नहीं साबित हुआ है। ये इतने लोग हैं, 3,77,310। हो सकता है ये संख्या कम हो सकता है आंकड़े में कोई गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि 2025 का तो आंकड़ा है नहीं, नवंबर 2024 का है, तो लगभग 1 साल होने वाला है। कुल 5,05,870 कैदी हैं देश में। इनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,77,310 हमने एक जगह जो एथेंटिक डाटा है, सरकारी डाटा, उसके आधार पर कही है। इनमें कुल कैदियों में 74.6% विचाराधीन कैदियों की संख्या है जिन पर कोई मामला नहीं बनता है, अभी तक कोई साबित कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हालत है अपने देश की जेलों में उन लोगों की हिरासत की जिनके बारे में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका है। कोई उन पर कोई सजा नहीं हुई है, लेकिन वो जेल में है। अब आप सोचिए, ये तो जो मामला है वंतारा का, ये तो इसमें कोई इतनी भयानक स्थिति नहीं थी कि उसको माना जाता कि भाई ठीक है, कोई जेल में है या कोई अलग कार्रवाई हुई है, नथिंग। एक कंप्लेंट था और शिकायत पर ये त्वरित कार्रवाई हुई। बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हुआ, बहुत अच्छा हुआ है कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो गया।
लेकिन ये निपटारा हमारी अदालतें, हमारे जो न्यायालय हैं, वो आम लोगों के मामलों में क्यों नहीं दिखाते वो त्वरित कार्रवाई? वे क्या कारण है कि इतने सारे लोग, लाखों लोग जेलों में पड़े हैं? ये नागरिक हैं भारत के, आम लोग हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके माँ पिता होंगे, उनकी अपनी जिंदगानी होगी, उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। क्या कल्पना की जा सकती है उन जेल में बंद लोगों की कि उनके सपने, उनकी गृहस्थी, उनके मुसीबतें, उनके बाल बच्चों के करियर के मामले, आखिर उनका क्या होता होगा? हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं 19-19 साल जेल में रहने के बाद रिलीज हुए हैं। आमिर नाम के एक सज्जन जो पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, मोहम्मद आमिर, वो वर्षों बरस तक किशोरावस्था में गिरफ्तार हुए और जवान अधेड़ होने के साथ उनको रिहा किया गया। और पता चला कि उनको पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसको रिकॉर्ड पर दिखाना था कि हम ये गलत लोगों को पकड़ रहे हैं। उन पर कोई मामला नहीं बना, कोई मामला नहीं बना। वो बिल्कुल निर्दोष साबित हुए। न्यायालय का, अदालतों का, निश्चित रूप से उनका परिवार शुक्रगुजार होगा कि अंततः उनको मिला न्याय। लेकिन कितनी देर से न्याय मिला, आप सोच सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने किताब लिखी है और उन पर भी किताबें लिखी गई हैं। मैं स्वयं उनको इंटरव्यू कर चुका हूँ राज्यसभा टेलीविजन पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आप सोचिए कि मोहम्मद आमिर के साथ क्या गुजरी होगी, इस दौर में क्या क्या हुआ होगा उनके परिवार में। तो ये जो एक पहलू वनतारा प्रोजेक्ट पर जो न्याय हुआ है, उसके पैरेलल जो न्याय की एक दूसरी दुनिया है जो आम लोगों की है, उसमें कितनी उदासी है, कितनी निराशा है, कितनी हताशा है। क्या इस पर न्याय जगत के विद्वान लोग, बड़े लोग, महत्वपूर्ण लोग, क्या कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई संगोष्ठी करके कुछ बात आगे बढ़ाएंगे? हमने देखा है कि न्यायविद काफ़ी बड़े बड़े सेमिनारों में बोलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जब जजमेंट आता है आम लोगों के मामले में, देश के बहुत जटिल मामलों में, तो जो डोमिनेंट विचार होता है, जो बहुत कम लोगों का होता है समाज में, बहुत कम लोग, उनकी संख्या बहुत कम है जो डोमिनेंट विचारों को पूरे समाज पर एक तरह से अपना थोप देते हैं, कहीं ना कहीं न्याय उनसे प्रभावित हो जाता है। हमने अनेक मसलों पर देखा है और कई जजमेंट्स में तो न्यायाधीशों ने भी कहा कि उन्होंने समाज में जो एक माहौल बना हुआ था, समाज के अंदर जो लोगों के सोच में जो बात थी, उसके मुतल्लिक हमने इस प्रक्रिया में न्याय करने का प्रयास किया है। हमें अच्छी तरह याद आ रहा है, एक व्यक्ति को फांसी हुई थी, उस फांसी के जजमेंट में भी यह दर्ज किया गया था, इस तरह का वाक्य। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। तो हमारा कहना है कि न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर चिंतन की जरूरत है भारत में, और इसलिए कि लोकतंत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है वो मैं समझता हूं कि न्यायपालिका है, न्यायालय है। अब इस मसले पर ही देख लीजिए, वनतारा के मसले पर जो माननीय अदालत ने फैसला किया है, ये जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीवी वार्ले की बेंच थी जिसने ये फैसला किया। इसमें कहा गया है कि किसी न्यायिक मंच पर अब वनतारा के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं दर्ज की जा सकेगी, न्यायिक या वैधानिक मंच पर। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले का एक पॉइंट है। दूसरा है कि वनतारा रिपोर्ट में जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है, वनतारा एसआईटी रिपोर्ट, वो पब्लिक को नहीं मिलेगी, वो पब्लिक नहीं होगी, लेकिन जो वनतारा प्रोजेक्ट को चलाने वाले लोग हैं उनको मिल सकती है, मिलेगी, क्योंकि उसके जो रिकमेंडेशंस हैं, ख़ास तौर पे रिकमेंडेशन, उसमें उनके लायक कुछ बातें हो सकती हैं जिसको वो एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे भविष्य में। एक और बात कही जा रही है कि वनतारा के मामले में जो लोग शिकायत करते हैं या शिकायत जिन्होंने की है, जो वनतारा का प्रशासन है, जो उसके लोग हैं, वो चाहें तो वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं उनके खिलाफ कि किस तरह
एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन उनके खिलाफ चलाया गया। इस तरह की बातें भी संभवतः दर्ज की गई हैं जो अभी मीडिया में मैं देख रहा हूँ, और उसका कोई खंडन अभी तक हमने देखा नहीं है। तो एक ये बात है, और हमने कुछ उसके अंश भी पढ़े जो जो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो आई है एसआईटी की, क्योंकि एसआईटी के जो जो चीफ थे वो जस्टिस जे चेलमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण न्यायविद हैं, और वो उनकी उनकी छवि भी बहुत ही शानदार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश साल्वे जैसा बड़ा वकील, जिसको माना जाता है कि देश के टॉप जो लोग हैं, देश के बड़े उद्योगपति, देश के बड़े नेता, उन सभी लोगों की तरफ से, महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से, जो उनको अप्रोच करता है, जो उनको हायर करते हैं, वो उनके लिए लड़ते हैं। बहुत बड़े महंगे वकील माने जाते हैं, देश के टॉप वकीलों में से शुमार हैं। वो वनतारा के वकील थे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वनतारा के बारे में कि यहाँ जो जितनी फाइंडिंग्स अब तक इसमें देखी गई हैं, उसको एक तरह से एसआईटी रिपोर्ट में, जैसा कि हमें सूत्रों ने बताया कि एसआईटी रिपोर्ट में उसको जायज़ ठहराया गया है कि जो भी यहाँ काम चल रहा है, जिस तरह से काम चल रहा है, वो सही पैरामीटर्स और सही मानदंड अख्तियार किए जा रहे हैं, ये सब कहा गया है। हम पूरी रिपोर्ट चूँकि पब्लिक नहीं की गई है, उसके कुछ एक अंश जो है डिलिब्रेशंस में हो सकता है कि आए हों, जिसके आधार पर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन वनतारा को जो एक न्याय मिला है, वह न्याय आम लोगों को भी मिले, उसी गति से मिले। अगर उस गति से नहीं मिलता है तो थोड़ा उससे ज़्यादा, उससे कुछ कम गति में मिले, लेकिन जल्दी मिले। मुझे लगता है कि न्याय की यह जो धारणा है कि त्वरित न्याय होना चाहिए, लोगों को लंबे समय तक इंतजार ना करना पड़े, निर्दोष लोगों को उनके न किए क्या गुनाह, एक तरह से गुनाहगार साबित करके उनको दंड दिया जाए, ये सिलसिला थमना चाहिए या न्यूनतम होना चाहिए। अब हम ये समझना चाहते हैं कि क्या वाकई इस बारे में हमारे देश के जो न्याय जगत के लोग हैं वो गंभीरतापूर्वक क्या सोच रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो क्यों नहीं सोच रहे हैं। इन्हीं विषयों पर मैं चाहता था कि आप दोस्तों के साथ मैं अपनी बात शेयर करूं कि वनतारा को तो न्याय अच्छा मिला, जल्दी मिला, लेकिन आम नागरिकों को जल्दी न्याय क्यों नहीं मिलता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।